my YouTube channel Study Time with Priyanka. So today in this video, we are going to start the fourth topic of third chapter of class 11 history book, that is an empire across 3 continents. So this video is part 5th of this chapter. So अगर अभी तक आप लोगों ने इस chapter की previous part नहीं देखे then please check my description box. Description box में आप लोगों को previous parts का link मिल जाएगा. So now without further delay, let's start our fourth topic. So the name of the topic is economic expansion. So बहुत ही clearly हमें पता चलता है टॉपिक के नाम से कि इस टॉपिक में हम लोग रोमन एम्पायर के इकोनॉमिक एक्सपेंशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि आर्थिक विकास के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो प्रीवियस के टॉपिक में हमने रोमन एम्पायर के पॉलिटिकल एक्सपेंशन एंड जियोग्राफिकल एक्सपेंशन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया. सो आज के इस टॉपिक में हम लोग बेसिकली रोमन एम्पायर के इकोनॉमिक एक्सपेंशन को समझने वाले हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. So the empire had a substantial economic infrastructure of harbors, mines, quarries, brickyards, olive oil factories and etc. So सबसे पहले हम समझते हैं कि harbor, mine, quarries इन सब का मतलब क्या होता है. So सबसे पहला है harbor. So harbor basically सी के कोस्ट के सामने का जो एरिया होता है उसको कहा जाता है. नेक्स्ट है माइंस. माइंस यानी कि खदान, एक ऐसा एरिया जहां से आप ओर्स एंड मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. नेक्स्ट है क्वेरीज. क्वेरीज का मतलब भी खदान ही होता है, यानी कि एक ऐसा लैंड जिसकी खुदाई करने के बाद आप मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. नेक्स्ट है ब्रिक यार्ड्स. ब्रिक यार्ड्स यानी कि ईंटों की भट्टी जहां पे ईंट बनाया जाता है. एंड नेक्स्ट है ऑलिव ऑयल फैक्ट्रीज, यानी कि एक ऐसा फैक्ट्री जहां पे ऑलिव ऑयल बनाया जाता है. सो रोमन एम्पायर में इन सब का, हर्बर्स का, माइंस का, क्वारीज का, ब्रिक यार्ड और ऑलिव ऑयल फैक्ट्रीज का सब्सटैंशियल यानी कि एक बहुत ही लार्ज एंड सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता था. नेक्स्ट हमें बता रखा है कि रोमन एम्पायर में बेसिकली 3 प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था. सो वो 3 प्रोडक्ट क्या क्या है. सो बेसिकली पहला प्रोडक्ट है व्हीट यानी कि गेहूँ, दूसरा प्रोडक्ट है वाइन एंड तीसरा प्रोडक्ट है ऑलिव ऑयल. सो बेसिकली ये सारे जो 3 प्रोडक्ट है व्हीट, वाइन एंड ऑलिव ऑयल, इसका जो ट्रेड होता था यानी कि इसका जो व्यापार होता था वो ह्यूज क्वांटिटीज में होता था, यानी कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज में होता था. और साथ ही इन तीनों प्रोडक्ट का जो कंजप्शन होता था वो भी ह्यूज क्वांटिटीज में होता था, यानी कि रोमन एम्पायर के लोग बेसिकली इन तीनों प्रोडक्ट्स को ही कंज्यूम करते थे, इन तीनों प्रोडक्ट्स को यूज करते थे. नेक्स्ट हमें बता रखा है दैट कि ये सारे जो प्रोडक्ट्स है यानी कि व्हीट, वाइन एंड ऑलिव ऑयल, ये सारे जो प्रोडक्ट्स है वो बेसिकली स्पेन, गैलिक प्रोविंसेस, नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट एंड इटाली से मंगवाए जाते थे. क्यों मंगवाए जाते थे? क्योंकि इन सारे एरियाज में ये जो क्रॉप्स है व्हीट, वाइन एंड ऑलिव ऑयल, सो इसका जो ग्रोथ करने का कंडीशन होता था वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल होता था. सो इसीलिए बेसिकली इन्हीं सारे एरियाज से व्हीट, वाइन एंड ऑलिव ऑयल को मंगवाया जाता था. नेक्स्ट हमें बता रखा है दैट लिक्विड प्रोडक्ट्स यानी कि वो प्रोडक्ट्स जो कि लिक्विड के फॉर्म में होता है. सो वाइन एंड ऑलिव ऑयल, ये सारे जो लिक्विड प्रोडक्ट्स थे वो बेसिकली एक स्पेशल टाइप के कंटेनर में ट्रांसपोर्ट किए जाते थे एंड उस कंटेनर को एम्फोरे कहा जाता था. सो एम्फोरे बेसिकली एक टॉल जार या फिर जग को कहा जाता है जिसमें 2 हैंडल्स होते हैं एंड उसका जो नेक होता है वो बहुत ज़्यादा नैरो होता है. सो इसी कंटेनर में लिक्विड प्रोडक्ट्स जैसे कि वाइन एंड ऑलिव ऑयल को ट्रांसपोर्ट किया जाता था. सो आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे फ्रैगमेंट्स मिले हैं, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट को ये जो कंटेनर है एम्फोरे, इसके बहुत सारे टुकड़े मिले हैं. सो रोम में बेसिकली एक जगह है जिस जगह का नाम है मॉन्टे टेस्टेक्यो. सो मॉन्टे टेस्टेक्यो से आर्कियोलॉजिस्ट को करीब 50 मिलियन वेजल्स के रिमेनिंग्स मिले हैं, यानी कि करीब 50 मिलियन कंटेनर्स के फ्रैगमेंट्स, कंटेनर्स के टुकड़े मिले हैं. सो ये सारे जो एविडेंस है, ये सारे जो फ्रैगमेंट्स है, ये सारे जो कंटेनर के टुकड़े हैं, सो इन सारे एविडेंस से आर्कियोलॉजिस्ट उस टाइम पीरियड के कंटेनर के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन पता लगाते हैं. जैसे कि आर्कियोलॉजिस्ट इस बात का पता लगाते हैं कि आखिर ये जो कंटेनर था इसका ओरिजिनल शेप यानी कि इसका एग्जैक्ट शेप कैसा होता था. साथ ही आर्कियोलॉजिस्ट इस बात का भी पता लगाते हैं कि आखिर ये जो कंटेनर था ये कंटेनर कौन से प्रोडक्ट को कैरी करता था. और उसी के साथ साथ आर्कियोलॉजिस्ट इस बात का भी पता लगाते हैं कि आखिर ये कंटेनर एग्जैक्टली कहाँ पे बनाया जाता था. सो भले ही आर्कियोलॉजिस्ट कंटेनर के फ्रैगमेंट्स यानी कि कंटेनर के टुकड़ों से ये पता लगा सकते हैं कि उस कंटेनर का एग्जैक्ट शेप क्या होता था
और साथ ही ये भी पता लगा सकते हैं कि आखिर उस कंटेनर में क्या रखा जाता था। बट आखिर आर्कियोलॉजिस्ट इस बात का कैसे पता लगाते हैं कि वो जो कंटेनर था वो एग्जैक्टली कहाँ पे बनाया जाता था? सो बेसिकली आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि वो सारे जो कंटेनर है वो कंटेनर किस क्ले यानी कि किस मिट्टी से बनाया गया था उस चीज को वो मैच करते हैं विद द क्ले पिट्स थ्रू आउट द मेडिटेरियन, यानी कि मेडिटेरियन सी के आसपास में जितने भी क्ले पिट्स है यानी कि मिट्टी के जितने भी गड्ढे हैं, सो उस मिट्टी से वो जो कंटेनर बनाया गया था उस मिट्टी को मैच करते हैं। सो जिस भी रीजन में मिट्टी मैच होता है देन आर्कियोलॉजिस्ट को समझ में आ जाता है कि बेसिकली इसी रीजन में एंड इसी मिट्टी से ये जो कंटेनर है वो बनाए गए थे। सो इस तरीके से आर्कियोलॉजिस्ट फ्रैगमेंट्स को देखकर, रिमेनिंग्स को देखकर उस टाइम पीरियड के कंटेनर्स के बारे में बहुत कुछ पता लगाते हैं। नेक्स्ट हमें बता रखा है दैट कि ये सारे जो एविडेंस है जो भी हमने अभी पढ़ा, सो इन सारे एविडेंस से हम कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ ये बोल सकते हैं कि जो स्पेनिश ऑलिव ऑयल है, स्पेनिश ऑलिव ऑयल यानी कि स्पेन में प्रोड्यूस होने वाला जो ऑलिव ऑयल था वो सबसे वास्ट कॉमर्शियल इंटरप्राइज था, यानी कि इस ऑलिव ऑयल का जो व्यापार था रोमन एम्पायर में वो बहुत ज़्यादा वास्ट था, बहुत ज़्यादा ह्यूज था and it reached its peak in the years 110 to 160, यानी कि स्पेनिश ऑलिव ऑयल का जो व्यापार था वो अपने पिक पर पहुंच जाता है, अपने हाइट में पहुंच जाता है बेसिकली 140 से लेकर 160 के टाइम पीरियड के दौरान। यानी कि 20 साल का ये जो टाइम पीरियड है, इसी टाइम पीरियड के दौरान जो स्पेनिश ऑलिव ऑयल था उसका जो कॉमर्स, उसका जो व्यापार था वो अपने पिक पॉइंट तक पहुंच गया था। एंड नेक्स्ट हमें बता रखा है कि इस टाइम पीरियड के दौरान जो स्पेनिश ऑलिव ऑयल था यानी कि स्पेन में प्रोड्यूस किया जाने वाला जो ऑलिव ऑयल था वो बेसिकली एक तरीके के स्पेशल कंटेनर में कैरिड किया जाता था जिसको ड्रसेल 20 कहा जाता था। सो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा एम्फोरे एंड ड्रसेल 20 में। सो एम्फोरे बेसिकली एक ऐसा कंटेनर है जिसमें लिक्विड प्रोडक्ट को रखा जाता था एंड ड्रसेल 20 एक ऐसा कंटेनर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्पेनिश ऑलिव ऑयल को ही कैरिड किया जाता था, वो भी बेसिकली इस टाइम पीरियड के दौरान। सो आई होप कि आपको एम्फोरे एंड ड्रसेल 20 के बीच में कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट हमें बता रखा है दैट if finds of ड्रसेल 20 are widely scattered across sites in the Mediterranean, this suggests that Spanish olive oil circulated very widely in date। यानी कि अगर आर्कियोलॉजिस्ट को ड्रसेल 20 के फ्रैगमेंट्स यानी कि ड्रसेल 20 ये जो कंटेनर है इसके अगर रिमेनिंग ज़्यादातर मेडिटेरियन सी के आसपास में मिलते हैं, इसके अगर टुकड़े ज़्यादातर मेडिटेरियन सी के आसपास में मिलते हैं, दैट मीन्स कि ये जो स्पेनिश ऑलिव ऑयल था ये पूरे रोमन एम्पायर में बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होता था, यानी कि इसका जो कंजप्शन था, इसका जो यूज़ था वो बहुत ज़्यादा होता था रोमन एम्पायर में। By using such evidence, archaeologists are able to show that Spanish producers succeeded in capturing markets for olive oil from their Italian counterparts। यानी कि ये सारे जो एविडेंस है, ये सारे जो सबूत है, कौन सारे सबूत? सो बेसिकली डिफरेंट काइंड्स के जो एम्फोरे के रिमेनिंग्स मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को एंड इवन ये सारे जो रिमेनिंग्स है वो किस जगह में ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो ये सारे जो एविडेंस है, ये सारे जो सबूत है, सो इससे आर्कियोलॉजिस्ट ने ये पता लगाया है कि जो स्पेनिश प्रोड्यूसर होते थे यानी कि स्पेन के जो ऑलिव ऑयल के प्रोड्यूसर होते थे उन्होंने रोमन एम्पायर के मार्केट को कैप्चर करके रखा था। यानी कि रोमन एम्पायर के मार्केट में ऑलिव ऑयल का जो ट्रेड होता था उस ट्रेड को बेसिकली स्पेनिश प्रोड्यूसर ने ही कैप्चर करके रखा था फ्रॉम देयर इटालियन काउंटर पार्ट्स। काउंटर पार्ट्स का मतलब होता है कंपेटिटर। सो स्पेनिश प्रोड्यूसर के जो कंपेटिटर थे वो थे इटालियन प्रोड्यूसर। सो स्पेनिश प्रोड्यूसर ने इटालियन प्रोड्यूसर को बीट करके उन्होंने जो ऑलिव ऑयल का मार्केट था रोमन एम्पायर में उसको कैप्चर कर लिया था। सो आखिर स्पेनिश ऑलिव ऑयल का इतना ज़्यादा डिमांड क्यों था एंड कैसे स्पेनिश जो प्रोड्यूसर थे, ऑलिव ऑयल के जो प्रोड्यूसर थे, उन्होंने रोमन एम्पायर के मार्केट को कैप्चर कर लिया था? सो इसका रीज़न यही हो सकता है कि ये जो स्पेनिश प्रोड्यूसर थे, हो सकता है कि इन्होंने अपना जो
प्रोडक्ट है यानी कि जो ऑलिव ऑयल है उसका जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा लो रखा होगा एंड ऑलिव ऑयल का जो क्वालिटी था वो बहुत ज्यादा अच्छा होता होगा। सो यही एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से स्पेनिश ऑलिव ऑयल का जो डिमांड था वो बहुत ज्यादा था एंड स्पेनिश प्रोड्यूसर ने ही बेसिकली रोमन एम्पायर के ऑलिव ऑयल के मार्केट को कैप्चर करके रखा था। सो आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमें बता रखा है दैट इन अदर वर्ड्स द बिग लैंड ओनर्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन compete with each other for control of the main markets for the goods they produce। यानी कि ना सिर्फ स्पेनिश प्रोड्यूसर एंड इटालियन प्रोड्यूसर बल्कि इन दोनों कंट्री के प्रोड्यूसर्स के अलावा दूसरे कंट्री या फिर दूसरे रीजन के जो लैंड ओनर्स या फिर जो प्रोड्यूसर थे वे लोग भी एक दूसरे के साथ compete करते थे रोमन एम्पायर के मेन मार्केट्स को कंट्रोल या फिर मेन मार्केट को डोमिनेट करने के लिए फॉर द गुड्स दे प्रोड्यूस, यानी कि जो गुड्स वे लोग प्रोड्यूस करते थे। सो इससे हमें पता चलता है कि रोमन एम्पायर में बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन होता था अलग अलग रीजन या फिर अलग अलग कंट्री के प्रोड्यूसर्स के बीच में। नेक्स्ट हमें बता रखा है दैट द सक्सेस ऑफ द स्पेनिश ऑलिव ग्रोवर्स वाज देन रिपीटेड बाय नॉर्थ अफ्रीकन प्रोड्यूसर्स, यानी कि स्पेन के जो ऑलिव ऑयल के प्रोड्यूसर्स थे उनका जो सक्सेस था, उनका जो सफलता था उसको कौन रिपीट करता है? सो बेसिकली नॉर्थ अफ्रीका के जो प्रोड्यूसर यानी कि नॉर्थ अफ्रीका के ऑलिव ऑयल के जो प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने स्पेनिश ऑलिव ऑयल के प्रोड्यूसर्स के सक्सेस को रिपीट किया। दैट मीन्स कि जो स्पेनिश ऑलिव ऑयल के प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने रोमन एम्पायर के मार्केट को जो कैप्चर करके रखा था, सो उनका जो जगह था, उनका जो पोजीशन था वो कौन छीन लेता है या फिर कौन रिप्लेस कर देता है? सो बेसिकली नॉर्थ अफ्रीकन प्रोड्यूसर यानी कि नॉर्थ अफ्रीका के ऑलिव ऑयल के जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने स्पेनिश ऑलिव ऑयल के प्रोड्यूसर के जगह को ले लिया। Olive state in this part of the empire dominated production through most of the 3rd and 4th century, यानी कि 3rd and 4th century के टाइम पीरियड में ही ये जो नॉर्थ अफ्रीकन प्रोड्यूसर्स थे इन्होंने रोमन एम्पायर के मार्केट को डोमिनेट यानी कि रोमन एम्पायर के मार्केट को कैप्चर करके रखा था। And later after 425 North African dominance was broken by the East, यानी कि फिर बाद में 425 के बाद में यानी कि 5th सेंचुरी में नॉर्थ अफ्रीकन डोमिनेंस यानी कि नॉर्थ अफ्रीका के प्रोड्यूसर्स का जो डोमिनेंस जो कंट्रोल था रोमन एम्पायर के मार्केट में उसको कौन तोड़ देता है? सो बेसिकली रोमन एम्पायर का जो ईस्टर्न हिस्सा है, सो ईस्टर्न पार्ट में रहने वाले जो प्रोड्यूसर्स थे वे लोग नॉर्थ अफ्रीकन प्रोड्यूसर्स के डोमिनेंस को तोड़ देते हैं। एंड फिर लेटर 5th and 6th सेंचुरीज के टाइम पीरियड के दौरान जो एजियन सदर्न एशिया माइनर यानी कि टर्की, सीरिया एंड पैलेस्टाइन ये सारे जो रीजन या फिर ये सारे जो एरिया है रोमन एम्पायर के, सो ये सारे रीजन मेजर एक्सपोर्टर्स बन जाते हैं वाइन एंड ऑलिव ऑयल के, यानी कि वाइन एंड ऑलिव ऑयल बेसिकली इन्हीं सारे रीजन से एक्सपोर्ट किया जाने लगा। सो इस पैरा के इंफॉर्मेशन से हमें ये पता चलता है कि रोमन एम्पायर के मेन मार्केट को कोई एक पर्टिकुलर रीजन या फिर कोई एक पर्टिकुलर कंट्री के प्रोड्यूसर ही कैप्चर नहीं करते हैं, उनका ही सिर्फ डोमिनेंस नहीं होता है रोमन एम्पायर के मार्केट में, बल्कि टाइम टू टाइम अलग अलग कंट्री एंड अलग अलग रीजन के प्रोड्यूसर रोमन एम्पायर के मार्केट को कैप्चर करते हैं। नेक्स्ट हमें बता रखा है दैट the prosperity of the individual region rose and fell depending on how effectively they could organize the production and transport of particular goods and on the quality of those goods, यानी कि जैसे हमने डिस्कस किया कि किसी भी इंडिविजुअल रीजन यानी कि किसी भी पर्टिकुलर रीजन किसी भी पर्टिकुलर एरिया का जो प्रोस्पेरिटी जो सफलता है वो रोज एंड फेल यानी कि वो बढ़ता है या फिर घटता है। सो ये किस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो पर्टिकुलर रीजन है, वो जो इंडिविजुअल रीजन है वो अपने प्रोडक्शन को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करता है एंड अपना जो गुड्स है उसको किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करता है एंड उनका जो गुड्स है उस गुड्स का क्वालिटी क्या है। सो इन तीनों क्राइटेरिया के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कोई भी जो पर्टिकुलर रीजन है वो रोमन एम्पायर के मार्केट को डोमिनेट करेगा या फिर रोमन एम्पायर के मार्केट पे उसका डोमिनेंस नहीं होगा, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर रीजन या फिर किसी भी पर्टिकुलर एरिया का जो प्रोस्पेरिटी है जो सफलता है वो बेसिकली इन्हीं 3 क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड होता है। सो आई होप कि आपको ये पैरा बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट पैरा। The empire included many regions
that had a reputation for exceptional fertility। यानी कि रोमन एम्पायर में ऐसे बहुत सारे रीजन है जिस रीजन का जो लैंड है, जो जमीन है, वो बहुत ज्यादा फर्टाइल है। नेक्स्ट हमें बता रखा है कि दो राइटर के अकॉर्डिंग, यानी कि दो लेखक के अकॉर्डिंग, पहला का नाम था स्ट्रैबो एंड दूसरा का नाम था प्लाइनी। सो इन दोनों राइटर के अकॉर्डिंग बेसिकली इटली में कैंपेनिया का रीजन, सिसिली इजिप्ट में फायूम का रीजन, गैलिली, बाइजेकियम, सदर्न गॉल एंड बाइटिका का एरिया जो कि सदर्न स्पेन को कहा गया है। सो ये सारे जो एरिया, ये सारे जो रीजन है रोमन एम्पायर के, ये बेसिकली डेंसली सेटल्ड एंड वेल्थिएस्ट पार्ट होता था रोमन एम्पायर का। यानी कि इन्हीं सारे रीजन में, इन्हीं सारे एरियाज में रोमन एम्पायर का ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन रहता था एंड यही सारे जो एरिया है, यही सारे जो पार्ट है वो वेल्थिएस्ट यानी कि सबसे धनी या फिर सबसे अमीर पार्ट होता था रोमन एम्पायर का। द बेस्ट काइंड ऑफ वाइन केम फ्रॉम कैंपेनिया। सो बेसिकली इटाली में कैंपेनिया का जो एरिया है, उसी एरिया से सबसे बेस्ट क्वालिटी का वाइन आता था। सिसिली एंड बाइजेकियम एक्सपोर्टेड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ व्हीट टू रोम। यानी कि सिसिली एंड बाइजेकियम रोमन एम्पायर का ऐसा एरिया होता था, ऐसा रीजन होता था जिस रीजन से ज्यादा क्वांटिटीज में व्हीट को एक्सपोर्ट किया जाता था रोम में। गैलिली वॉज डेंसली कल्टिवेटेड एंड गैलिली का जो एरिया होता था वो डेंसली कल्टिवेटेड था। यानी कि इसी रीजन में ज्यादा से ज्यादा क्रॉप का प्रोडक्शन होता था, ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेशन होता था। एंड स्पेनिश ऑलिव ऑयल केम मेनली फ्रॉम न्यूमरस स्टेट। यानी कि स्पेन का जो ऑलिव ऑयल होता था वो अलग अलग स्टेट्स यानी कि अलग अलग पार्ट से आता था। अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर ग्वाइडलक्यूवर इन द साउथ ऑफ स्पेन। यानी कि स्पेन के सदर्न हिस्से में जो ये ग्वाइडलक्यूवर रिवर होता था, सो इस रिवर के बैंक्स यानी कि इस रिवर के किनारे ये सारे जो न्यूमरस स्टेट यानी कि ये सारे जो न्यूमरस एरिया होते थे, इसी एरिया से बेसिकली स्पेनिश ऑलिव ऑयल प्रोड्यूस किया जाता था। सो विद दिस हमारा नेक्स्ट पैरा भी कंप्लीट होता है। अब हम अपने अगले पैरा की तरफ मूव करते हैं। सो ऑन द अदर हैंड large expenses of Roman territory were in a much less advanced state। यानी कि अगर हम दूसरी तरफ से देखें सो रोमन टेरिटरी में यानी कि रोमन एम्पायर में ऐसे बहुत सारे लार्ज एरियाज होते थे जो कि बहुत ही कम एडवांस होते थे। यानी कि जिन एरियाज में बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं था, जो एरियाज बिल्कुल भी विकसित नहीं था। सो रोमन एम्पायर का हर एक टेरिटरी, हर एक प्रोविंस या फिर हर एक रीजन बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता था, बल्कि रोमन एम्पायर में हमें ऐसे भी बहुत सारे एरियाज देखने को मिलते हैं जो कि बिल्कुल भी डेवलप नहीं था, जहाँ पे बिल्कुल भी हमें एडवांसमेंट देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ट्रांसहुमेंस वॉज वाइड स्प्रेड इन द कंट्री साइड ऑफ नुमीडिया। सो सबसे पहले जानते हैं कि ट्रांसहुमेंस का मतलब क्या होता है। सो ट्रांसहुमेंस इज द हर्ड्समैन रेगुलर एनुअल मूवमेंट बिटवीन द हायर माउंटेन रीजन एंड लो लाइंग ग्राउंड इन सर्च ऑफ पैस्चर फॉर शीप एंड अदर फॉल्स। यानी कि जो हर्ड्समैन होते हैं, हर्ड्समैन यानी कि चरवाहा जो अपने जानवरों को चराते हैं। सो ये जो हर्ड्समैन होते थे ये लोग एनुअल मूवमेंट करते थे, यानी कि सालाना मूवमेंट करते थे। साल में एक बार ये लोग मूवमेंट करते थे बेसिकली बिटवीन द हायर माउंटेन रीजन एंड लो लाइंग ग्राउंड। यानी कि माउंटेन का जो हायर रीजन होता है वहाँ से लेकर ग्राउंड का जो लोअर हिस्सा होता है वहाँ तक। एंड ये जो मूवमेंट होता था वे लोग बेसिकली इसीलिए करते थे ताकि उनका जो शिप या फिर उनका जो दूसरा जानवर है उसके लिए पर्याप्त पैस्चर लैंड मिल सके। यानी कि एक ऐसा लैंड जहाँ पे वे लोग अच्छे से चढ़ सके, जहाँ पे उनको पर्याप्त मात्रा में ग्रासेस अवेलेबल हो। सो इसी रीजन के लिए वे लोग एनुअल मूवमेंट करते हैं। सो इसी मूवमेंट को ट्रांसहुमेंस कहा गया है। सो हमें बेसिकली नुमीडिया के कंट्री साइड यानी कि नुमीडिया के ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे ट्रांसहुमेंस यानी कि ये जो हर्ड्समैन का मूवमेंट होता था ये देखने को मिलता है। सो नुमीडिया बेसिकली मॉडर्न अल्गेरिया को कहा गया है। So this pastoral and semi-nomadic communities were often on the move, carrying their oven-shaped herds with them। यानी कि ये सारे जो pastoral यानी कि ये सारे जो चरवाहे लोग होते थे या फिर जो semi-nomadic communities होते थे, ये लोग रेगुलरली मूव करते रहते थे एंड ये लोग अपने जानवरों के साथ साथ अपना जो ओवन शेप हट यानी कि अपना जो झोपड़ी, अपना जो घर होता था उसको भी साथ ही लेकर मूव करते थे। एंड उनका जो हट होता था उसको बेसिकली मपेलिया कहा जाता था।
Even in Spain, the north was much less developed and inhabited largely by a Celtic-speaking peasantry that lived in hilltop villages called Castella. यानी कि रोमन एम्पायर में जो स्पेन का रीजन था, यानी कि वो रीजन जहाँ पे ऑलिव ऑयल का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा होता था एंड जो कि एक वेल्दियस्ट पार्ट माना जाता था रोमन एम्पायर का। इवन स्पेन का जो नॉर्थन हिस्सा था वो बहुत ज़्यादा कम डेवलप्ड था, वो बहुत ज़्यादा कम विकसित था एंड बेसिकली इस एरिया में सेल्टिक स्पीकिंग पीजेंट्री यानी कि वे किसान जो कि सेल्टिक लैंग्वेज को बोलते हैं वे लोग रहा करते थे एंड ये लोग बेसिकली नॉर्थ स्पेन में हिल टॉप विलेजेस में रहते थे जिसको कैस्टेला कहा जाता था। हिल टॉप विलेजेस यानी कि वे विलेजेस जो कि बेसिकली माउंटेन्स के ऊपर बनाए जाते थे। सो बेसिकली ये जो सेल्टिक स्पीकिंग पीजेंट्री थे नॉर्थ स्पेन के, ये लोग बेसिकली हिल टॉप विलेजेस में रहा करते थे जिसको कैस्टेला कहा जाता था। सो व्हेन वी थिंक ऑफ द रोमन एम्पायर वी शुड नेवर फॉरगेट दिस डिफरेंसेस, यानी कि जब भी हम रोमन एम्पायर के बारे में सोचते हैं सो ये जो डिफरेंसेस है अलग अलग रीजन का, ये हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। सो बेसिकली रोमन एम्पायर में बहुत सारे प्रोविंसेस, बहुत सारे टेरिटरीज ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है जिसको वेल्दियस्ट पार्ट माना जाता है रोमन एम्पायर का। बट उसी के साथ साथ रोमन एम्पायर में और भी ऐसे बहुत सारे रीजन है जो कि बिल्कुल भी डेवलप्ड नहीं है, बिल्कुल भी एडवांस नहीं है एंड जिसका एग्जाम्पल भी हमने इस पैरा में पढ़ लिया। सो विद दिस हमारा ये पैरा भी कंप्लीट होता है। सो नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट पैरा। We should also be careful not to imagine that because this was the ancient world, their form of cultural and economic life was necessarily backward or primitive. यानी कि साथ ही साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि भले ही रोमन एम्पायर एक एंशियंट वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता था, यानी कि रोमन एम्पायर एक प्राचीन दुनिया में एग्जिस्ट करता था, बट इसका मतलब ये नहीं कि रोमन एम्पायर का जो कल्चर एंड जो इकोनॉमिक लाइफ था वो भी बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव था। यानी कि रोमन एम्पायर का जो कल्चर एंड जो इकोनॉमिक लाइफ था वो भी प्राचीन था। सो इसके हमें कुछ एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं जिससे हमें पता चलता है कि भले ही रोमन एम्पायर एक प्राचीन वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता था बट रोमन एम्पायर की जो टेक्नोलॉजीज थी वो बहुत ज़्यादा एडवांस थी, जैसे कि डाइवर्सिफाइड एप्लीकेशन ऑफ वाटर पावर अराउंड द मेडिटेरियन। यानी कि रोमन एम्पायर के जो लोग थे वे लोग मेडिटेरियन सी के आसपास में डाइवर्सिफाइड यानी कि तरह तरह के वाटर पावर एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते थे। एडवांसेस इन वाटर पावर मीलिंग टेक्नोलॉजी, साथ ही रोमन एम्पायर के लोग एडवांस यानी कि डेवलप्ड वाटर पावर मीलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे। The use of hydraulic mining techniques in the Spanish gold and silver mines, यानी कि स्पेन के गोल्ड एंड सिल्वर माइंस में, यानी कि स्पेन के सोने और सिल्वर के खदान में बेसिकली हाइड्रोलिक माइनिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता था। The gigantic industrial scale on which those mines were worked in the first and the second century, यानी कि रोमन एम्पायर में लार्ज इंडस्ट्रियल स्केल होते थे जहाँ पे बेसिकली ये जो वर्क था, माइनिंग का जो वर्क था वो किया जाता था फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान। साथ ही द एग्जिस्टेंस ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉमर्शियल एंड बैंकिंग नेटवर्क, यानी कि रोमन एम्पायर में हमें वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉमर्शियल एंड बैंकिंग नेटवर्क भी देखने को मिलता है। सो इसी से हमें पता चल गया कि रोमन एम्पायर प्राचीन वर्ल्ड में होने के बावजूद भी कितना ज़्यादा एडवांस था कि उस टाइम पीरियड में बैंकिंग नेटवर्क था, कॉमर्शियल नेटवर्क था। सो ये हमें बहुत बड़ा एविडेंस देता है रोमन एम्पायर के डेवलपमेंट का। नेक्स्ट द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ मनी, और साथ ही रोमन एम्पायर में मनी का भी बहुत ज़्यादा यूज होता था, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था। सो ये सारे जो एग्जाम्पल्स है, इन सारे एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है, ये सारे एग्जाम्पल हमें ये इंडिकेट करता है कि हमें रोमन एम्पायर के इकोनॉमिक को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, यानी कि रोमन एम्पायर के इकोनॉमिक को हमें कम नहीं समझना चाहिए। सो आई होप कि आपको रोमन एम्पायर के टेक्निकल एडवांसमेंट के बारे में पता चल गया होगा। बट ये सारे जो टेक्निकल एडवांसमेंट थे इसकी वजह से रोमन एम्पायर में स्लेवरी का यूज बहुत ज़्यादा हो रहा था, जो कि हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। सो विद दिस हमारा फोर्थ टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको फोर्थ टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस टॉपिक में हमने रोमन एम्पायर के इकोनॉमिक एक्सपेंशन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया। साथ ही हमने इस टॉपिक में ऐसे बहुत सारे रीजन के बारे में जाना जो कि रोमन एम्पायर का वेल्दिएस्ट पार्ट होता था, एंड उसी के साथ साथ हमने कुछ ऐसे भी रीजन के बारे में जाना जहां पे बिल्कुल भी एडवांसमेंट यानी कि जहां पे बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं होता था।
और लास्ट पैरा में हमने रोमन एम्पायर के कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में जाना। सो विद दिस आज का ये वीडियो एंड करते हैं। आई होप कि आपको 4 टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। So if you like my way of explanation, then please like my video, share my video with all your friends and comment me down कि आपको मेरा explanation कैसा लगा, and if you want the next part then उसके लिए भी आप मुझे comment कर सकते हैं। So now see you all soon in my next video. Till then bye bye and stay tuned with my channel and thanks for watching my video.